हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल दच द लर्निंग पॉइंट। और आज हम लोग इस वीडियो में फोर्स एंड प्रेशर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ प्रेशर एंड टाइप्स ऑफ फोर्स एक्सेट्रा। तो आइए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फोर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। आप लोगों के डेली यूज़ में आप लोग देखते होंगे, आप अगर बाइसिकल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो आप देखते होंगे आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ को पुश करना है, धक्का देना है, किसी चीज़ को पुल करना है, खींचना है, तब भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली अगर देखें, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेस पे रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप दूसरे प्लेस पे रखना चाहते हैं तो दो तरीका हो सकता है। या तो आप उसको उठा के ले जाएंगे, या तो आप उसको पुश करके धक्का दे के ले जाएंगे। तो जब आप इसको पुश करेंगे, पुश करने में आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली अगर इसी ऑब्जेक्ट को दूसरा पर्सन है जो आपकी हेल्प कर रहा है, वो क्या करेगा, इसको खींचेगा। खींचेगा, हो सकता है किसी रस्सी की हेल्प से खींचे। तो जब वो पुल करेगा तब भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर पुश करना है या पुल करना है तो वो क्या होगा, फोर्स की ही ज़रूरत पड़नी है। तो हम इसकी डिफिनीशन ये लिख सकते हैं, अ पुश और अ पुल a push or a pull of an on any object on an object is called force. Okay, a push or a pull on an object is called force. अब इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को उसने, सपोज दैट आप अपने घर का डोर को क्या करते हैं, सबसे पहले पुश करते हैं। पुश करेंगे तभी डोर ओपन होगा, या पुल करेंगे, खींचेंगे, तब भी ओपन हो सकता है, या पुल करने पे क्लोज होता है। तो मतलब क्या है, डोर को क्लोज करना है या ओपन करना है तब भी आपको पुश और पुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके डिफिनीशन जो फोर्स की होगी, पुश एंड पुल ऑफ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब फोर्स कितने तरीके के हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकते हैं, कितने तरीके के फोर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम फोर्स का यूज करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब आपने अगर यहाँ पे सपोज दैट जो फोर्स यूज किया, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो न्यूटन क्या है, न्यूटन तो इसका यूनिट है। और ये क्या हुआ, दिस इज मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड का मीनिंग ये होता है, जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, जो अमाउंट है फोर्स का, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और जो उसके बाद यूनिट लगी होती है वो तो यूनिट होगी। तो फोर्स का जो अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के टाइप क्या होते हैं भाई। फोर्स के टाइप बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, अब ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप 1 कॉन्टैक्ट फोर्स,
and non-contact force. Type 1 is contact force and type 2 is non-contact force. Contact force क्या होते हैं? If touch or contact are required for any activities, मतलब किसी फोर्स को, किसी वर्क को करने के लिए अगर हमें टच, किसी ऑब्जेक्ट को टच करना पड़े या उसको कांटेक्ट में लेना पड़े, मतलब हैंड पे ले सकते हैं या किसी और तरीके से, मतलब फाइनली क्या है, उसको हमें टच में लेना पड़े, ठीक है, तो वो क्या फोर्स होते हैं? कांटेक्ट फोर्स होते हैं। वो कौन से फोर्स हो सकते हैं? जैसे मस्कुलर फोर्स होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, नॉर्मल फोर्स होते हैं और स्प्रिंग फोर्स होते हैं। अब इनको हम बारी बारी समझेंगे। मस्कुलर फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी वर्क को करने के लिए मसल्स का यूज करते हैं, हाथों का यूज करते हैं, लेग्स का भी यूज कर सकते हैं, मतलब क्या है, हमारी बॉडी के किसी भी मसल्स का अगर यूज हो रहा है तो क्या होता है? मस्कुलर फोर्स होता है। उस फोर्स को, सपोज दैट हमें इस ऑब्जेक्ट को पुश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेग्स के मसल्स भी यूज हो रहे हैं, हैंड के मसल्स भी यूज कर रहे हैं, मतलब बॉडी के मसल्स यूज हो रहे हैं और इसको पुश किया जा रहा है। अगर ये पुश हो रहा है तो इसमें फोर्स लग रहा है, और फोर्स कौन सा लग रहा है? वो फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स में कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मस्कुलर फोर्स क्या होते हैं। सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में अगर आप देखें, जब इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे तो यहाँ पे सरफेस के और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स वर्क करता है। जैसे आप अपने टेबल पे एक बुक रखिए और उसको पुश करिए तो वो कुछ पुश करने पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, आवाज़ करती है। वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो आवाज़ वहाँ से आ रही है जब ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच में कोई फ्रिक्शन हो रहा होगा। जैसे ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट इधर साइड मूव करा रहे हैं या फोर्स लगाकर, तो होगा क्या? फ्रिक्शन, इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। वही फोर्स क्या कहलाता है? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फोर्स क्या होता है? एक तरह से कांटेक्ट फोर्स होता है। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जनरेट नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स होने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट को और किसी सरफेस को एक कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर आप अपने हैंड को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है? आपके हैंड हीट होते हैं। क्यों हीट होते हैं? क्योंकि आपने अपने हैंड को रब किया, रगड़ा, तो उसमें क्या हो रहा है? दोनों हैंड जब रब होते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करना स्टार्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी कांटेक्ट फोर्स हुआ, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज आता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होगा। सपोज दैट हम एक किसी टेबल पे एक छोटा सा ब्लॉक रख दे, ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या ये फोर्स टेबल पे वर्क कर रहा है? यस, वर्क कर रहा है। ये कैसा फोर्स होगा? ये नॉर्मल फोर्स होगा। इसका नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ ऐसे होगी, एरिया के परपेंडिकुलर। इसको हम नॉर्मल फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने नॉर्मल के अलोंग डाउनवर्ड फोर्स को वर्क कर रहा है। कहाँ पे? टेबल पे, जो की वैल्यू होगी m/g। किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर आप भी टेबल पे या कुर्सी पे बैठे हैं तो आप डाउनवर्ड कहाँ पे? कुर्सी पे फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे होते तो आपको एक पेपर की कुर्सी दे दिया जाए, आप उस पर बैठ सकते हैं। लेकिन पेपर की कुर्सी में कैसे बैठ सकते हैं? आपका भी तो वेट होता है। जब आप पेपर की कुर्सी में बैठेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक की कुर्सी में आप बैठ रहे हैं तो प्लास्टिक या लोहे की कुर्सी हो, आयरन की कुर्सी हो, तो आप उसमें बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका लोड वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका भी वेट है, ड्यू टू अलॉन्ग द नॉर्मल के अकॉर्डिंग आप वेट लगा रहे हैं। अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पे या स्टूल पे या चेयर पे बैठे हैं, तो आप चेयर पे क्या फोर्स लगा रहे हैं? कहाँ पे लगा रहे हैं? डाउनवर्ड लगा रहे हैं। और जो डाउनवर्ड फोर्स नीचे की ओर लगता है, उतना ही फोर्स जिस पे आप बैठे हैं वो अपवर्ड लगाता है। वही क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स ये होता है। अगर वो अपवर्ड फोर्स इक्वल ना लगा पाए तो या तो आप गिरेंगे या तो वो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। जैसे आप बोट में, वाटर में बोट होती है, नाव होती है, तो नाव में आप सफ़र करते हैं तो कैसे सफ़र करते हैं? वो वाटर में क्यों नहीं डूबती है? क्योंकि आप जितना वेट लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अपलिफ्ट फोर्स वो ऊपर की ओर लगा रही है।
कैसे? आपके वेट के बराबर फोर्स तो ऊपर की ओर लगा ही रही है और अपने बोट के जो वेट होगा उसके बराबर भी फोर्स वो ऊपर की ओर लगा रही है। मतलब क्या है कहने का कि जो सरफेस एरिया है उसका बोट का वो आपके फोर्स से कहीं ज़्यादा है। आपका फोर्स जितना लग रहा होगा, अगर आप एक छोटे से बोट में आपको बैठाल दिया जाए तो क्या आप सफ़र कर सकते हैं? डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो बोट का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर एरिया हम कम करेंगे, जैसे प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, बोट डूब जाएगी। मतलब कहने का यहाँ पे आपका फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका वेट F इक्वल टू m इंटू जी वो थोड़ी ना बदलने वाला है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, बस एरिया पे डिपेंड कर रहा है पूरा। अगर एरिया कम कर दिया जाएगा तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने से बोट डूब सकती है। ठीक है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, प्रेशर में आएंगे जब। अभी हम फोर्स के बारे में पढ़ लें। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? अब सपोज दैट एक कोई स्प्रिंग है, पहले वो नॉर्मल कंडीशन पे इतनी थी, इतनी सी थी, ठीक है। अब उसको हमने खींच लिया। मतलब आपने देखा होगा जो मेले पे गन आती हैं छोटी छोटी, तो उन गनों में देखते हो स्प्रिंग लगी होती है। आप उसको खींच लेते हैं, फिर इसको स्टिकर को दबाते हैं तो क्या होता है? उससे छोटे छोटे जो होते हैं कुछ, तो वो क्या होते हैं, उससे निकल के बुलेट्स निकल के बाहर जाती हैं। ठीक है, तो आप जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया तो इसमें क्या हुआ? एक तरह से एनर्जी जनरेट हो गई। एनर्जी जनरेट होगी तो इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए आपको कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? आपको एक मैनुअल फोर्स लगाना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब इसे खींचने के लिए आप एक मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, तब स्प्रिंग भी अपने आप को पुरानी कंडीशन पे लाने के लिए, ओरिजिनल कंडीशन पे लाने के लिए एक फोर्स लगाना स्टार्ट करती है। जैसे ही ये फ्री होगी, जैसे ही ये फ्री होगी अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे रिवर्स आ जाएगी। तो ये कैसा फोर्स हुआ? स्प्रिंग फोर्स हुआ। तो मतलब कहने का यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? आपका मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ओके, नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होते हैं भाई? ऐसे फोर्स जिनको वर्क करने के लिए एक दूसरे को टच नहीं करना पड़ता। फोर्स डू नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट फॉर एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ करने के लिए एक दूसरे को या किसी ऑब्जेक्ट को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट एनी टचिंग, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ये फोर्स वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, आपके पास घरों पे मैग्नेट होगा, देखते होंगे बचपन में बहुत सारे मैग्नेट आपको मिले होंगे। उस मैग्नेट में अगर आप देखें, मैग्नेट को अगर बीच से ब्रेक कर दे या 2 बार मैग्नेट हो आपके पास, तो नॉर्थ पोल एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। साउथ रिपेल करते हैं। नॉर्थ साउथ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में अगर हम समझें तो यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास 2 टाइप्स के मैग्नेट हैं। एक ये है, चलिए ये एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट ये है। आपने देखा होगा इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, जब नॉर्थ और साउथ होगा तो क्या होगा? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ साउथ एंड साउथ।
ठीक है। अगर नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट करते हैं, रिपेल करना स्टार्ट करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। ये आपको पढ़ाया गया होगा। फिर साउथ और साउथ पोल को अगर हम रख देते हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ को रख दिया जाए, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये क्या फोर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं विदाउट एनी टचिंग, ये फोर्स दूर से ही वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ ही डिस्टेंस से। जैसे आप एक मैग्नेट को ले लीजिए, यहाँ पे इस मैग्नेट को रखिए और इस मैग्नेट को यहाँ रखिए और इसको आगे की ओर थोड़ा थोड़ा पुश करिए, तो ये यहाँ पे टच नहीं करेगा, बट ये भी आगे आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, इनका कुछ रेंज होता है। सबसे पहले इसमें प्लस पॉइंट ये है, इनमें वर्क कैसे करता है इसको आपको समझना है। ये वर्क कैसे करता है तो इनका कुछ रेंज होता है, इनके कुछ दूरी तक एक फील्ड होती है, वो फील्ड क्या करती है, वर्क करना स्टार्ट करती है। कैसे, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे एक हमारे पास ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। हमेशा मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं। वो फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, वो फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर इन होती हैं, कुछ ऐसे। और एक कंडीशन होती है, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती कभी, हमेशा यहाँ पे ये कलेक्ट हो रही हैं आके, यहाँ से आउट होती हैं, यहाँ से इन होती हैं। मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहाँ पे, साउथ पोल पे इन होती हैं। अब बताइए, अगर ऐसा है तो क्या ये फील्ड लाइंस यहाँ पे भी तो होंगी, यहाँ पे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ऐसे निकल रही होगी, ऐसे ये सर्किल कंप्लीट कर रही होंगी। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये मैग्नेट है तो इसके जो फील्ड है वो कहाँ तक फैले हुए हैं, इसके कुछ आगे तक। जैसे मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी, मैग्नेट का जितना बड़ा मैग्नेट होगा उसकी फील्ड भी उतनी ही ज़्यादा दूर तक फैली होगी। छोटा मैग्नेट ले लेंगे तो छोटी डिस्टेंस तक उसकी फील्ड होगी, बड़ा मैग्नेट लेंगे तो उसकी फील्ड और दूर तक होगी। मतलब जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी फील्ड वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, फैली हुई होगी। तो अब अगर हम सपोज दैट दूसरा मैग्नेट एक लेके आते हैं, ये लेके आ गए, तो बताइए अगर यहाँ पे हमने साउथ पोल वाला मैग्नेट रख दिया, साउथ साउथ आमने सामने, तो इसकी भी तो फील्ड होंगी ऐसे। अब क्या होगा, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों आपस में टकराएंगी। जैसे ही कोलाइड होंगी, टकराएंगी, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट तो कर नहीं सकती हैं एक दूसरे के, ये क्या हैं, इनमें हैं, दुश्मन है। तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आगे की ओर मूव करने लगता है और ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसका मूवमेंट आगे की ओर होने लगता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल होता तब भी हो सकता था, ठीक है। तो नॉर्थ पोल होगा तब भी आप क्या करेंगे, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट जब साउथ और नॉर्थ होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम, ये साउथ था, यहाँ पे अगर नॉर्थ कर देते हैं, तो नॉर्थ करते हैं तो आपको मालूम है कि इससे निकलने वाली फील्ड कहाँ जाएगी, साउथ की तरफ जाती है। तो वो इस साउथ की तरफ भी तो जा सकती थी, इस साउथ को भी अट्रैक्ट कर सकती है, मतलब इसकी ओर खिंच जाएगी, ठीक है। तो जब सेम पोल होंगे वो इसी कारण से एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि वो सेम टेंडेंसी रखते हैं। सेम टेंडेंसी मतलब उससे भी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर आ रही हैं और इससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर आ रही है या अंदर की ओर आ रही हैं, ठीक है। तो जब सेम फील्ड टेंडेंसी होगी, सेम पोल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फील्ड लाइंस कैसे वर्क करती हैं। ये आप लोग इसको डीपली 12th में पढ़ेंगे, 12th क्लास में, ठीक है। अभी बेसिक चीज़ें हैं, उसको समझ लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज दैट ये हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो वो कहाँ आता है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर आता है। मतलब ये अर्थ क्या करती है, अर्थ क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा कहना क्या सही है, नो, ऐसा सही नहीं है। हमारे पास एक इसका लॉजिक है कि अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं करती है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हमने इसका एक फार्मूला डिराइव किया, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मतलब जो अर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो उसमें क्या क्या फोर्स लगता है, वो फोर्स कैसा होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है एंड इसका मास m2 है, अर्थ का मास m2 है, और वो ऑब्जेक्ट सपोज एक कोई बॉल है या स्टोन है तो उसका क्या है, मास m1 है। तो जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास, दोनों मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। आप सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से r है। अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, डिस्टेंस हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। हमेशा डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ली जाती है और ऑब्जेक्ट के सेंटर से ली जाती है। तो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पे r होगी। तो इस दोनों एजम्पशंस को लेके हमने एक फार्मूला ड्राइव किया, यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर, या प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे f इक्वल्स टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जहाँ एक g क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 12 के आसपास होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आती है इसको हम कैसे वर्क करते हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर इन दोनों के मास इंक्रीज़ होंगे, मास इंक्रीज़ होंगे, इफ़ m1 एंड m2 आर इंक्रीजेज देन फोर्स आर आल्सो इंक्रीजेज। भाई ये बताइए, अगर जैसे जैसे आप अगर पेपर को एक फेंक रहे हैं ऊपर से, कहीं से थ्रो कर रहे हैं छत से, ठीक है, तो क्या होगा, पेपर वो धीरे धीरे आएगा जैसे। लेकिन अगर आपने स्टोन को थ्रो कर दिया या किसी ब्रिक्स को थ्रो कर दिया तो वो बहुत फास्ट आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने वेट बढ़ाया, मास बढ़ाया, वैसे ही फोर्स भी बढ़ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो F होता है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ये हमने पहले ही देखा, और दोनों मास पे डिपेंड करता है। अगर हमने मास को डबल कर दिया, दोनों मास को डबल कर दिया तो फोर्स कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने डिस्टेंस को कम किया, डिस्टेंस को कम कर दिया तो तब भी फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के पास आते हैं, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये लॉजिक आपने पढ़ा होगा। लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स होता है। आप सपोज दैट टू चार्ज रखे हैं, एक ये प्लस है, ये दूसरा प्लस है, तो वही लॉजिक इसमें भी होगा। अगर ये आर डिस्टेंस पे रखे हैं तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सिमिलरली अगर एक निगेटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हैं तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज अगर रख दिया जाए तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के साथ साथ एक दूसरे से क्लोज होते हैं। यहाँ पे आर डिस्टेंस जो होती है, आर क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, यहाँ पे आर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर इनको फ्रीली रख दिया जाए तो ये एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है। तो इनके बीच एक जो फोर्स वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या ये फोर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो चार्ज हैं वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं फिर भी वर्क कर रहे हैं, और ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है, या इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 होता है, एंड एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। मतलब अगर हम दोनों चार्ज को डबल कर दें, 2Q एंड 2Q कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम एक चार्ज को डबल करते हैं तो फोर्स कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। अगर हम डिस्टेंस को यहाँ डबल कर देते हैं तो फोर्स 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने दूरी बढ़ा दी तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कम होने लगेगा। जैसे हमने डिस्टेंस को पास किया, जितना पास करेंगे उतना ही फोर्स में इंक्रीज़ होगा। तो मतलब यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो फोर्स डिक्रीज़ होगा, एंड चार्ज अगर हम डबल या इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज़ होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट के बाद इसमें सभी के बारे में हमने आपको 1 बाय 1 समझा दिया है, सबको आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग एक टाइप का और फोर्स देखेंगे, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, इसको रेज करते हैं। What is balanced force? Balanced force. Balanced force. क्या होता है भाई बैलेंस फोर्स, बताइए। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, आप लोग देखते होंगे डेली लाइफ में। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। एक सेकेंड, इंक थोड़ा फिनिश हो चुकी है, लोडेड कर लें इसको। बताइए भाई। बैलेंस्ड फोर्स चलिए कंटिन्यू करते हैं। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स दोनों साथ में समझेंगे। ओके, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
अब अगर इसमें इस डायरेक्शन पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसमें इस डायरेक्शन पे वो भी 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट डायरेक्शन पे 15 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अगर वर्क कर रहा है, तो बताइए कौन सा बैलेंस होगा, कौन सा अनबैलेंस्ड होगा। आपको दिख गया होगा ये बैलेंस होगा। मतलब फाइनली यहाँ पे इफ़ नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इज 0 देन that is called balanced force. If resultant force not equal to 0 that is called unbalanced force. तो यहाँ पे क्या है, अब नेट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है फोर्स along राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। एक साइड के लिए हम पॉजिटिव ले कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी लॉजिक है। अगर हम राइट साइड के लिए पॉजिटिव फोर्स लेते हैं तो लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव एज्यूम कर लेंगे, या ग्रेटर वाले को पॉजिटिव एज्यूम करिए और जो लेसर है उसको नेगेटिव। जैसे राइट साइड यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये तो अपने फैसिलिटी के लिए, ये कोई रूल नहीं है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालें, एफ आर इज इक्वल टू, सपोज दैट दिस इज F1 एंड दिस इज F2, तो हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2। एफ आर इज इक्वल टू 15 minus 10, Fr is equal to 5 kilo Newton. Here resultant force not equal to 0, this is called unbalanced force। ठीक है, unbalanced force। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे resultant force Fr is equal to F1 minus F2, this is F1, this is F2, Fr is equal to 10 minus 10, Fr is equal to 0. Here resultant force is equal to 0, then this is called balanced force। ठीक है, ये कैसा फोर्स है, एक बैलेंस्ड फोर्स है। ओके, तो आप कह सकते हैं, इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, when resultant force is 0 it is called balanced force, when resultant force not equal to 0 then that is called unbalanced force। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या हैं, एंड फिनोमिना ऑफ फोर्स क्या हो सकता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। सपोज दैट आपने टग वार का गेम देखा है, टग वार के गेम में क्या होता है बताइए। टग वार के गेम में होता क्या है कि बोथ साइड कुछ पीपल्स होते हैं। ये सपोज दैट और एक और कर लो, इधर भी एक, और ये कुछ ऐसे हैं, 4 पीपल्स हैं। ठीक है, 4 पीपल्स हैं और ये टग वार मतलब रस्सा कस्सी का गेम, वायर ये ऐसे खींच रहे हैं। तो क्या होगा, दोनों इक्वल हैं और दूसरी चीज़ इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। चारों का फोर्स इधर 100 किलो न्यूटन या 100 न्यूटन है, ये चारों भी 100 न्यूटन से ही खींच रहे हैं। तो ये कैसा फोर्स होगा, एक बैलेंस्ड फोर्स होगा। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। अगर इसी में सपोज दैट सडन एक पर्सन और आ जाए, सडन एक पर्सन और आ जाए तो इसका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। सपोज दैट इसने 120 का फोर्स लगा दिया, 20 न्यूटन और बढ़ गया, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसकी तरफ फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये अनबैलेंस्ड होगा। अब ऐसा कभी कभी हो जाए कि इधर 4 पीपल हैं, इधर एक तंदुरुस्त कोई आ जाए तो क्या होगा, ये चारों को खींच सकता है, तो वो तो अलग केस हो गया। काउंटिंग हमें केवल ये देखनी है कि फोर्स क्या इक्वल है। फोर्स अगर इक्वल है, बोथ साइड अगर फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट 0 होगा। फोर्स अगर इक्वल नहीं है तो रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अनबैलेंस, रिजल्टेंट इक्वल टू 0 मीन्स बैलेंस फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रेशर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, और प्रेशर में हम लोग
प्रेशर के साथ साथ उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने तरह के प्रेशर होते हैं, कौन कौन से प्रेशर होते हैं, कहाँ पे कौन अप्लाई होता है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। थैंक यू।